बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट के साथ मैं हूं उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इक़्तिदार में आने के बाद से अपोजिशन जमातें हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए इकट्ठी होने का कहती तो रहीं, लेकिन ये इत्तेहाद ऐसा बन नहीं पाया कि हुकूमत को कुछ मुश्किल में डाला जा सके। लेकिन अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हवाले से खासी एक्टिव दिखाई देती है। नून लीग से बातचीत का सिलसिला जारी है। कहा जा रहा है कि ईद के बाद APC भी होगी, तो ये हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए इत्तेहाद कितना कारगर साबित होगा, आज के प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। हबीब साहब, हुकूमत के खिलाफ आपको लगता है कि इत्तेहाद जो है वो कामयाब हो जाएगा? नून लीग, पीपल्स पार्टी, दीगर जमातों को मिलकर APC में कोई इकट्ठा लाहे अमल तय कर पाएंगी? देखिए, मेरा ख्याल ये है कि अब जब के 2 साल गुजर चुके हैं इस हुकूमत को और इलेक्शन को भी 2 साल गुजर चुके हैं, तो 2 साल की अंदर जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई उसको देखते हुए हम सबको ये समझ जाना चाहिए कि खंजर उठेगा ना तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। ये सब की सब पोस्चरिंग है, कभी PMLN की तरफ से होती है, कभी नून लीग की तरफ से होती है, कभी मौलाना फजल रहमान की तरफ से होती है। मौलाना फजल रहमान जब वो धरना लेके आए थे तो उस वक्त ऐसा लगा था कि और अब भी ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में वाहिद आदमी है जो ये समझते हैं या चाहते हैं कि हुकूमत गिरा दी जाए। लेकिन दोनों बड़ी पार्टियां जिनकी मदद के बगैर जाहिर है ना हुकूमत बन सकती है ना गिराई जा सकती है, वो PMLN और पीपल्स पार्टी हैं। इन दोनों पार्टियों ने उसूली तौर पर यह तय कर रखा है, और आपको याद होगा कि पहली बार जब COD हुआ था तो उसमें भी कहा गया था कि 5-5 साल दिए जाएंगे हर हुकूमत को जो भी अपना टाइम पूरा करे, और अपना टाइम पूरा करने की इजाज़त दी जाएगी पार्लियामेंट को। तो वो साजिशें खुद इन्होंने ख़त्म कर दी हैं, बड़ी अच्छी बात है। और इस वक्त अगर आप देखें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अगर हुकूमत गिराए तो कैसे गिराए, क्या इन हाउस चेंज करे या उसको असम्बलियाँ तोड़वाए? तो उनकी तो स्टेटेड पोजीशन है कि इलेक्शन करवाए जाए, और इलेक्शन क्या आज करवा दिए जाएं? जाहिर है PMLN भी अब नहीं चाहती कि इलेक्शन आज करवा के इमरान खान को एक सियासी शहीद बना के उन्हें मौका मिल जाए कि जनाब देखें मुझे काम नहीं करने दिया गया, और इमरान खान साहब एक शायद अपोजिशन खुद भी चाह रही है कि 5 साल पूरे करें ताकि मजीद कारकर्दगी सामने आ जाए। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी कुर्बानी देना पड़ेगी। वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध हुकूमत गंवाना पड़ेगी अगर वो नए इलेक्शंस की तरफ जाते हैं। तो इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कितने नफलों का सवाब मिलेगा? अगर इलेक्शन में जीतना इमरान खान या PMLN में से किसी एक ने है, तो आप बताएं ना कि बिलावल भुट्टो किसी के लिए क्यों मेहनत करेंगे? तो लिहाजा ये सारी पोस्चरिंग है हुकूमत के ऊपर दबाव बरकरार रखने की और बढ़ाने के लिए हर पॉलिटिकल पार्टी का हक होता है। जो मेरी मालूमात ये है वो ये है कि खुद PMLN के वर्कर्स की एक मीटिंग में वर्कर्स ने अपनी क़यादत को कहा कि नहीं जनाब, अभी आप हुकूमत न लें, आप हमें अब इस हुकूमत को 5 साल चलने दें ताकि इन्होंने जो कुछ करना है ये करके दिखा दे। तो लिहाजा पॉलिटिकल पार्टीज इस हवाले से तैयार नजर नहीं आती। इसके साथ एक जुड़ी बात यह है उमर रुबाब के जब भी हुकूमतें माजी में जब गिरा करती थी, अब तो गिरी नहीं है ना, जब गिरा करती थी, पार्लियामेंट घर जाया करती थी, तो उसमें बहुत सारा किरदार रावलपिंडी का हुआ करता था। अच्छा। आपको ट्राई का याद होगा, असलम बेग का नाम आता था और इसाक खान का नाम आता था, फिर वहीद काकड़ फार्मूले की बात होती थी, फिर ये। तो अब हमारी जो एस्टैब्लिशमेंट है, जो हमारी अफवाज है, वो इस गंद में बज़ाहिर अभी पढ़ने के लिए तैयार नजर नहीं आती। और अब हमें मेरा ख्याल है कि हमें उनको दाद भी देनी चाहिए कि वो कहते हैं कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस है, ये अपनी रफ्तार पे चले, अपने अंदाज से चले, तो लिहाजा वहां से भी किसी को कोई लिफ्ट नहीं मिल रही। तो अब मामला यह है कि अब ये हुकूमत के लिए मेरा ख्याल ये है कि ये सत्ते खैर है, और बड़ी अच्छी बात यह है कि अब हुकूमत आप देखें तरह तरह के बिल टेबल हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो मेरा ख्याल है थोड़ा बहुत ले दे के सब अपनी अपनी पुरानी तनख्वाहों पे काम करेंगे। सही। अच्छा साहब, आपको भी यही लगता है कि ये इत्तेहाद जो अभी तक लग रहा है कि बन जाएगा, ये ज़ाहिरी इत्तेहाद होगा, कोई ख़ास हुकूमत को मुश्किल में नहीं डाल सकता अपोजिशन का इत्तेहाद? देखिए, हबीब साहब ने एक शेर से शुरू किया, तो मैं भी ऐसी करना चाहता हूँ कि ये ना थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता। ये ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ का ये जो इंतज़ार है कि हम किसी दिन इकट्ठे होंगे, वो कभी उसको ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस कह देते हैं। एक ज़माने में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस कहते थे, फिर लोगों ने उनको काफ़ी सोशल मीडिया पर मीडिया पे कहना शुरू किया कि ऑल पार्टीज़ कैसे हुआ, तो उन्होंने इस दफ़ा कहा कि हम मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे, चले ये 2 बंदे इधर से आ जाएंगे, 2 बंदे उधर से आ जाएंगे, हम एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे, हम स्ट्रैटेजी बना के हुकूमत को गिराने की कोशिश करेंगे। ये तमाम चीज़ें बेसिकली सिर्फ सियासत है। अब कुछ तो करना है ना। मैं आपके और हबीब साहब के तवस्सुक से
कहना चाहता हूँ भी कुछ तो करना है। आप अगर आज PMLN से पूछें कि आप क्या कर रहे हैं, अगर हम रोज मीडिया पे बैठ के ये पूछते हैं डिफरेंट सियासतदानों से कि आप क्या कर रहे हैं, आपका क्या लाएमल है, आपकी आगे की क्या स्ट्रैटेजी है, तो वो क्या कहें बेचारे। वो अब ये तो नहीं कह सकते कि जी हमारी अब आगे की कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, अब हम सोच रहे हैं कि कुछ अरसे बाद ही देखेंगे, अभी हुकूमत तो हमारे से गिर नहीं रही, ना इत्तेहादी अब आपस में इकट्ठे हो रहे हैं, ना अपोजिशन एक पेज पे आ रही है। तो वो हर थोड़े दिनों बाद ये कह देते हैं कि हम सोच रहे हैं कि एक मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और हम हुकूमत को जाती करेंगे, और अब तो इतने दिन रह गए, और अब तो इतने दिन रह गए, और ये बजट आ गया, और बजट के बाद नो कॉन्फिडेंस हो जाएगा, और बजट के और स्पीकर चेंज कर देंगे, और चेयरमैन सेनेट चेंज कर देंगे। इसको उसी पर्सपेक्टिव के अंदर लिया जाए जिस पर्सपेक्टिव के अंदर ये रियलिटी है, और वो ये कि ये सिर्फ सियासत है, ये सिर्फ सियासी हबीब साहब इसको बेहतर समझा सकेंगे, लेकिन ये वो सियासी बस दौड़े हैं जो कि लगानी ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये भी नहीं लगाएंगे तो फिर किस चीज़ के ऊपर बयानबाजी होगी, किस चीज़ के ऊपर तू मैं होगी। बिलावल भुट्टो साहब किस चीज़ के ऊपर रोज़ शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, एहसन इकबाल साहब, ख्वाजा आसिफ साहब किस चीज़ पे बात करेंगे, क्या कहें वो क्या कहें कि हम एक दूसरे के ऊपर भी हमें एतमाद नहीं है पूरी तरह, हम एक दूसरे के साथ भी नहीं बैठ सकते, हमारे पास नंबर्स भी नहीं है, हमारे पास अल्टरनेटिव पॉलिसी भी नहीं है, हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर क्या बेहतरी होनी चाहिए हमें पूरी तरह पता नहीं, क्योंकि हमने अपने 10 सालों में नहीं किया। एजुकेशन फॉरेन पॉलिसी के अंदर क्या होनी चाहिए, हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है, वो क्या बात करें। तो वो हर कुछ अरसे बाद आपको, मुझे और हबीब साहब को कहते हैं कि बस हम इकट्ठे होने लगे हैं और अब की बारी हम बस एक गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, और फिर हम उसके पीछे लग जाते हैं, और 4-1 महीने के बाद होता है कि नहीं, अब की बारी गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो। जो मौका शायद एक आया था धक्का देने वाला, वो बिल्कुल हबीब साहब ने दुरुस्त निशानदेही की कि वो मौलाना फजलुर रहमान साहब का जब धरना पीक पे था उस वक्त का मौका था। उस वक्त भी जब मौलाना फजलुर रहमान खड़े तकरीरें कर रहे थे, उस वक्त भी दीगर 2 पॉलिटिकल पार्टीज उनके साथ चलने के लिए तैयार नहीं थी। एक नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजने में ज्यादा इंटरेस्टेड थी, और दूसरी जरदारी साहब को जेल ना भेजने यानी कि नैब में और उसके बाद अस्पताल में रखने में ज्यादा इंटरेस्टेड थी। तो जो लोग उस मौके पे इकट्ठे नहीं हो सके, उनको ये कहना कि आज ये क्यों नहीं इकट्ठे हो सकते, ऐसा क्या आज और कल के अंदर वो इकट्ठे हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी एक दूसरे पर एतमाद करते क्यों नहीं? देखिए, मेरे ख्याल में तो इसकी एक बड़ी बुनियादी सी वजह है। एक ज़माना था 1970 के बाद, 1970-71 के बाद जब 73 का आइन आया, भुट्टो साहब की गवर्नमेंट थी, और उससे पहले भी, लेकिन भुट्टो साहब की गवर्नमेंट के ऑनवर्ड्स जब इफेक्टिवली सियासत नज़रियात पे होती थी, कुछ लेफ्ट की पार्टीज थीं, कुछ राइट की पार्टीज थीं, कुछ पार्टीज सोशलिज्म में बिलीव करती थीं, कुछ पार्टीज कैपिटलिज्म में बिलीव करती थीं, कुछ रिलीजन के अंदर बिलीव, कुछ रिलीजियस पार्टीज थीं, कुछ लिबरल पार्टीज थीं, कुछ सेकुलर पार्टीज थीं, कुछ राइट विंग पार्टीज थीं। तो एक नज़रियात थे जिनके ऊपर कुछ लोग इकट्ठे हो सकते थे, कुछ लोगों का आपस में इख्तलाफ था। पिछले 2-3 दिहाइयों के अंदर, खास तौर पे 1990 के बाद, 90 की दिहाई में और फिर 2008 से लेके अब तक की दिहाई में, हमने नजरियात को अपने मुल्क की सियासत में दफन कर दिया। हमने देखा कि जो लेफ्ट की पार्टीज हैं, यानी कि पीपल्स पार्टी जो हिस्टोरिकली लेफ्ट की पार्टी है, वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ भी बैठी हुई है, वो नवाज शरीफ साहब के साथ भी बैठी हुई है। हमने देखा कि वो पार्टी जो कि MQM की बात नहीं करना चाहती थी, वो उसकी इत्तेहादी भी है। वो ये देखा कि नून लीग जो कि हमेशा पिछले 30 सालों से अपने जिन्होंने तोप के दहाने पीपल्स पार्टी की तरफ रखे हुए थे, उनसे नजरियाती इख्तलाफ था नून लीग का, वो इकट्ठे बैठे हुए। हमने नजरियात को सियासत में कर दिया दफन। अब पीछे रह गई सियासत सिर्फ मुफादात की, नजरियात की नहीं, मुफादात की, कि क्या हो सकता है तो नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर जाएंगे, क्या हो सकता है तो जरदारी साहब अस्पताल के अंदर रहेंगे, क्या हो सकता है तो केसेस चलेंगे, क्या हो सकता है तो केसेस रुकेंगे, क्या हो सकता है तो गिरफ्तारियां होंगी नहीं होंगी। जब सियासत मुफादात की हो जाए, जिसको कि अनफॉर्चुनेटली PTI बड़े अजीब अल्फाज के अंदर बयान करती रही है, लेकिन वो मुफादात को बयान करती रही है। मुफादात की सियासत, जब मुफादात की सियासत हो तो पॉलिटिकल पार्टीज को एक पेज पे इकट्ठे होकर हुकूमत को गिराना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि मुफादात की सियासत है, इसलिए ये लोग एक पेज पर इकट्ठे हो नहीं रहे। स्पीकर को भी हटाना है इन लोगों ने। फिर हबीब साहब, ना नून लीग पीपल्स पार्टी पर ट्रस्ट करती है, ना पीपल्स पार्टी नून लीग पर ट्रस्ट करती है। ऐसे में क्या ऐसा हो पाएगा? फिर साथ ही साथ नून लीग में जो तोड़फोड़ हो रही है, जा के मिल रहे हैं अरकान आपके गवर्नर से, फिर वजीर आला पंजाब से, ये क्या मामला है?
देखिए, जहाँ तक तो इनके बाहमी एतमाद का मामला है, वो आप ये समझिए कि पंजाब में इन दोनों पार्टियों का, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN का जो मफाद है वो एक दूसरे से मुतसादम है। यानी बिलावल भुट्टो साहब चाहते हैं कि पंजाब में जगह बनाएं, और जाहिर है जब पंजाब में वो जगह बनाएंगे तो किसी एक की जगह लेंगे ना, वो या तो PMLN की लेंगे या वो पीपल्स पार्टी के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लेंगे। तो लिहाजा उन्हें पंजाब में वेलकम करने के लिए जो PMLN है वो कभी भी तैयार नहीं होगी। इनसिक्योर है, इनसिक्योरिटी भी पैदा हो जाती है वोटों की। तो लिहाजा इन दोनों के दरमियान एतमाद का नहीं, एक बेसिकली जो अपनी स्पेस है, बात कीजिएगा स्पेस का भी एक दूसरे के साथ मसला है। दूसरी बात है कि मफादात जो है वो शख्सी नहीं है, सियासी मफादात होते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज, हर बंदे का हक है बनाना, और पॉलिटिकल पार्टीज आगे बढ़ती हैं, मुल्क को अपने अंदाज में चलाने की कोशिश करती हैं, तो चलाएं। अब जो आपने बात की ना जी, वो तोड़ फोड़ वाली, देखिए तोड़ फोड़ वालों को मतलब उन्हें तो पिछला धचका एक बड़ा अहम लगा कि उन्होंने एक फार्म हाउस में लाहौर में लोगों को बुलाया, MPs को बुलाने की कोशिश की कि जनाब 20-22 आ जाएं, 10 आ जाएं, 15, वही 6 जो ओरिजिनली इधर उधर आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन अब मेरी मालूमात ये है कि बात इससे आगे बढ़ चुकी है। अच्छा। वो जो नाकामी इब्तदाई तौर पर नज़र आई थी वो हम ख्याल लोगों को या फॉरवर्ड ब्लॉक के दायीन को, वो अब नाकामी जो है किसी न किसी दर्जे में कामयाबी में बदलती जा रही है। अच्छा। एक तो ये है कि निशात डाहा साहब जिन्होंने ये काम शुरू किया था, अब उनके साथ फैसल न्याजी साहब भी पहले उनके साथ शामिल थे, लेकिन अब मेरी मालूमात ये है कि फैसल न्याजी साहब ने कुछ उसकी लीड पोजीशन ले ली है। अच्छा। यानी अब वो लोगों से राब्ते कर रहे हैं और वो इस पोजीशन में है कि उनके पीछे चूंकि बड़ा पॉलिटिकल बैगेज भी नहीं है और PTI से उनके पुराने रिलेशनिंग भी है कि ऐन वक्त पे उन्हें PTI का टिकट नहीं मिला तो वो PMLN में आए थे, मैंने आपको बताया था। तो इस वजह से अब वो एक लिंच पिन बनते हुए बनने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्होंने अब तक मेरी मालूमात यह है कि 17 लोगों से राब्ता उस्तवार कर लिया है। अच्छा। यानी वो जो 6 का ग्रुप था वो अब 17 पर चला गया है। अच्छा। PMLN के तकरीबन 166 लोग हैं, तो अब आपको फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के लिए इसमें कम से कम 1/3 लोग चाहिए। यानी अगर आप इसको 160 को 3 पे तकसीम करेंगे तो आपको एग्जैक्ट तकरीबन 52 या 53 लोग चाहिए जो फॉरवर्ड ब्लॉक बना सके। तो नून लीग इसे काउंटर कैसे करेगी? मेरी मालूमात यह है कि अब तक वो 60 का टारगेट लेके चल रहे हैं कि 60 लोग इकट्ठे हों। अच्छा। और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है टाइमिंग। 60 लोग हो जाएंगे इकट्ठे? देखिए होते या नहीं होते ये अलग बात है। टाइमिंग आप जरा इस पे मुलाहिजा फरमाइए। जहां वो फैसल न्याजी अपना पुराना एक नीश पुराना इस्तेमाल करें ना ताल्लुक PTI से, वहां पर ये भी है कि वो चाह रहे हैं कि इनको हम आइंदा सेनेट के इलेक्शन से पहले यानी दिसंबर जनवरी में हम वो 60 लोगों को अलग कर लें। अच्छा। ताकि जो सेनेट के इलेक्शन आएंगे तो उसमें जो 4 या 5 नशिस्तें बनती हैं, 4 नशिस्तें शायद बनती हैं PMLN की, उन 4 को भी काट के 3 पे 2 पे ले आया जाए। अच्छा। तो लिहाजा ये एक जो मूव है दरअसल इसकी टाइमिंग भी इम्पोर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो अभी से अगर वो लोग अलग हो जाते हैं तो कानूनी तौर पर साथ मेरा ख्याल बेहतर बता सकते हैं कि वो उन पर फिर वो जो डिफ्लेक्शन क्लॉज है वो भी लगती नहीं है। अब दूसरी तरफ जो पॉलिटिक्स के अंदर होता है, फिर PMLN वाले उन्होंने ये सोचा हुआ है कि PMLN कह रही है कि हम अपनी एक पार्लिमानी यानी पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाएं, और वो इसलिए नहीं बुला पा रहे कि SOP कोरोना के फॉलो करने हैं और फिर हमजा शहबाज भी जेल में है। तो अब अगर वो बुलाएं तो वो इन 6 के 6 लोगों को अगर इनको ना अहल ना भी करें तो कम से कम ये कह दें, ऐलान करके कह दें कि ये 6 लोग जो है अब हमारी पार्टी का हिस्सा नहीं है। तो अब ये रेस अगेंस्ट द टाइम है। देखना यह है कि अब वो फैसल न्याजी साहब अपनी तोड़फोड़ में कामयाब हो जाते हैं या फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है अपने अराकीन को बचाने की कोशिश करती है। ये तो वक्त लेकिन बताएगा। बहरहाल PTI की सपोर्ट जो है वो मुझे लग रहा है कि वो हासिल हो रही है, क्योंकि मैंने सुना है कि जो चंद लोग हैं उनके हलकों के लिए फंड्स भी रिलीज कर दिए। अच्छा, सही। तो ये गेम चल रही है अंदर की। साथ ये जो लोग मिल रहे हैं जाकर तहरीक इंसाफ से, जो हमें मामला हबीब साहब ने हमारे सामने रखा, इन लोगों के खिलाफ क्या कोई कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है कि मतलब आपकी वफादारी एक जमात के साथ है, आप उसे छोड़ के दूसरी जमात में शामिल हो रहे हैं?
دیکھیے پاکستان کے اندر جو ڈیفیکشن کلاز ہے، ڈیفیکشن کلاز کا مطلب کہ آپ اپنی پارٹی کی وفاداری چینج کر کے دوسری پارٹی کے ساتھ مل جائیں. ویسے تو یہ دیگر دنیا کے اندر مختلف قوانین کے تھرو ڈیفیکشن کے کلازز ڈالے جاتے ہیں. ہمارے آئین کے اندر، پاکستان کے آئین کے اندر آرٹیکل 63A جو ہے وہ افیکٹولی ایک ڈیفیکشن کلاز ہے، جس کا مطلب یہ ہے، جس کے اندر واضح طور پہ 3 کنڈیشنز لکھی ہوئی ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ممبر نیشنل اسمبلی ہو یا ممبر پروونشل اسمبلی ہو، یعنی پارلیمان کا ممبر ہو، اگر وہ اپنی پارٹی کی ڈائریکشن کے خلاف کسی بجٹ پہ، منی بل پہ ووٹ کرے، یا ووٹ آف کانفیڈنس کے اوپر، یعنی کہ پرائم منسٹر کے الیکشن کے اوپر ووٹ کرے اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کے خلاف، کی مرضی کے خلاف، یا کسی آئینی ترمیم کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پہ ووٹ کرے، تو وہ شخص پارٹی کی لیڈرشپ کی ریکمنڈیشن پہ پارٹی سے نکالا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اپنی جو ممبر نیشنل اسمبلی کی سیٹ ہے یا ممبر پروونشل اسمبلی کی سیٹ ہے وہ بھی لوز کر جائے گا. جو باتیں حبیب صاحب اس وقت کر رہے ہیں، سینٹ کا الیکشن یا دیگر اس طرح کے جو پارلیمنٹ کے معاملات ہیں، اس کے اوپر آرٹیکل 63A کی ڈیفیکشن نہیں لگتی، کیونکہ وہ صرف 3 چیزوں کے اوپر لگتی ہے جو میں نے بھی واضح کر دی. لیکن میں ساتھ ہی ساتھ تو اس لحاظ سے قانونی کارروائی پارٹی کے اندر ہو سکتی ہے، ان کو پارٹی سے نکالا جا سکتا ہے، لیکن جو آئین کا ڈیفیکشن کلاز ہے وہ اس طرح کی مائنر چیزوں پہ نہیں لگتا، وہ صرف 3 چیزوں پہ لگتا ہے: پرائم منسٹر کے یا لیڈر آف دا ہاؤس کے الیکشن کے اوپر، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پہ، اور بجٹ یا منی بل کے اوپر. میں لیکن ساتھ ہی ساتھ دوسری بات بھی کروں، قانونی اپنے قانونی لوگوں سے انہوں نے بھی انہیں یہی کہا ہے کہ آپ یہ معاملہ ابھی عدالت تک نہ لے کے جائیں، اس کو پولیٹیکلی آنسر کریں. جی اس کو پارٹی کے اندر، آپ پارٹی سے پارٹی کے اندر ان کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں، شو کاز کر سکتے ہیں، پارٹی سے ان کی رکنیت ان کی ختم کر سکتے ہیں، بہت سے اور دیگر قانونی کام کر سکتے ہیں، لیکن جو آئین کا ڈیفیکشن کلاز ہے وہ اس کے اوپر نہیں لگتا. میں ایک ذرا تھوڑی سی اس پہ جنرل بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ایفیکٹولی یہ جو ایپیسوڈ ہے، یہ فارورڈ بلاک بننے کی، یہی اسی کو اگر ہم اپنے پچھلے جو اے پی سی والا ٹاپک ہے یا ملٹی پارٹی کانفرنس کا ٹاپک ہے، ذرا اس سے بھی اگر کنیکٹ کر کے دیکھیں تو ہمیں وہ خلیج نظر آتی ہے جو ہمارے سیاستدانوں میں اور ہماری عوام کے درمیان میں ہے. اس وقت کسی شخص کو عوام کے اندر کرونا کے ٹائم پیریڈ پہ، جہاں پہ مہنگائی ہو رہی ہے، جہاں پہ گورننس کے ایشوز ہیں، جہاں پہ اتنے سارے ہمارے خطے کے ہمارے بڑے بڑے سینسٹیو ایشوز ہیں، ایسے ٹائم پیریڈ کے اوپر کس کے 2 سینیٹر زیادہ ہوں گے، کس کا 1 سینیٹر کم ہوگا، کس کے ساتھ 4 ممبران اس طرف کے مل گئے ہیں، نہیں مل گئے، یہ تقریباً صرف سیاستدانوں کا ایشو ہے. اگر فیصل نیازی صاحب اور ان کے ساتھ چند لوگ نون لیگ سے اپنی لائلٹیز انٹرنلی چینج کر کے پی ٹی آئی کے ساتھ مل جائیں گے اور اس کا سینٹ کے اوپر بھی کوئی ایفیکٹ پڑے گا، تو کیا اس سے پنجاب میں گورننس بہتر ہو جائے گی؟ کیا بزدار صاحب اس کی وجہ سے بزدار صاحب کی حکومت میں دودھ کی نہریں بہنی شروع ہو جائیں گی؟ کیا روٹی سستی ہو جائے گی؟ کیا آٹا چینی کی قیمتیں بہتر ہو جائیں گی؟ کیا عوام کو نوکریاں ملنی شروع ہو جائیں گی؟ مسئلہ ایفیکٹولی یہ ہے کہ ہماری سیاست کے جو ایپلز اور اورنجز کو الگ الگ رکھیں. یہ جو آپ پولیٹکس کا معاملہ بالکل ساتھ جوڑ رہے ہیں نا، وہ میرا خیال ہے کہ اس سے تھوڑا سا سیاست ہر بندے کا حق ہے، اسے کرنے دیں. یہی جمہوریت کا حسن ضرور ہے، لیکن اگر سیاست ان چیزوں کے اوپر ہو جن سے عوام کو کوئی ڈیلیوری بھی مل رہی ہو تو سیاست بامقصد لگتی ہے. اگر سیاست صرف اس کے بندے توڑ لینے، اپنے ساتھ ملا لینے کی حد تک ہے اور ساری چیزیں ڈیلیوری پہ ہی جاتی ہیں، آپ ان کو، میرا خیال ہے کہ یہ آپ مس میچ کر رہے ہیں، یہ ایسا ہوتا نہیں ہے پولیٹکس. ابھی صاحب مجھے یہ لگا، جی صاحب، مجھے یہ لگتا ہے کہ جو سیاست کے اس وقت گرم جو ہاٹ ایشوز سیاست کے اندر چل رہے ہیں، اور جیسے کہ یہ والی کرنٹ ایگزامپل ہے، اس کا پبلک ڈیلیوری سسٹم کے ساتھ انفارچونیٹلی کنیکشن مجھے نظر نہیں آتا. سیاست کے اندر یہ سروائیول بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے حکومت کا. حکومت رہے گی تو ڈیلیور کر پائے گی نا. جی، پرسنل سروائیول مسئلہ ہے، خواہ وہ عمران خان ہو، کوئی بھی ہو، تو سروائیول پہلا ایشو ہوتا ہے، اس کے بعد پھر ڈیلیوری پہ بات آتی ہے. ٹھیک ہے. بہرحال بریک کی جانب بڑھ رہے ہیں. بریک سے جب واپس آئیں گے تو عدالت نے بھی نیب کی کارکردگی پر سوال اٹھایا ہے، ساتھ ہی ساتھ حکومت ہو یا پھر اپوزیشن جماعتیں نیب قوانین میں کچھ تبدیلی کرنا چاہ رہی ہیں، اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन। इन दिनों नैब के सितारे गर्दिश में हैं। अपोजिशन की जमातें मुस्लिम लीग नून हो या फिर पीपल्स पार्टी नैब के इदारे को बंद करने की बातें कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं कि नैब काला कानून है, इस इदारे को बंद होना चाहिए, चेयरमैन नैब घर चले जाएं। साथ रफीक भी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसके बाद नैब का कोई जवाब नहीं बनता। ढके छुपे अंदाज में हुकूमत भी चाहती है कि नैब के कवानीन में तब्दीली होनी चाहिए और नैब और दीगर कवानीन में तरमीम के हवाले से हुकूमत और अपोजिशन की 24 रुकनी कमेटी भी कायम की गई, जिसका पहला इजलास भी हुआ। शाह महमूद कुरैशी इसके चेयरमैन हैं। इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर ये बताइएगा कि अब 24 रुकनी कमेटी भी कायम की गई है, पार्लिमानी कमेटी, जिसका पहला इजलास भी हो चुका। हुकूमत भी चाहती है तरमीम हो, आप लोग भी चाहते हैं। मिनिमम वो कौन से पॉइंट्स होंगे जिन पर आप लोग इत्तफाक करेंगे? देखिए, इस कमेटी के अंदर दो तरह के कवानीन ज़ेर गौर हैं। एक तो नैब कानून में तरमीम ज़ेर गौर हैं और अब नैब में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये बात साबित हो गई कि जो बात हम करते थे वो बिल्कुल कानून के मुताबिक थी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अगर पढ़ा हो नैब के जो आला ओहदेदारान हैं तो वो वैसे ही मुस्ताफी होकर घर चले जाते हैं। दूसरा मसला ये है कि हम जहाँ एक तरफ नैब को रो रहे हैं कि नैब के अंदर काली प्रोविजंस है, 90 दिन के लिए आप बंदा उठा के बंद कर सकते हैं, ना कोई जमानत है ना कोई कानून है। हुकूमत फैटिफ के नाम पे ऐसी कानून साजी मुतारिफ करा रही है कि जिसमें 6 महीने के लिए आप किसी को भी गायब कर देंगे और हुकूमत को सिर्फ एक काम चाहिए कि किसी करेंसी डीलर से एक जाली रसीद कर ले कि फलां शख्स ने 5 करोड़ रुपया हुंडी या हवाला से भेजा था, उसके बाद वो 6 महीने के लिए बंदा मिसिंग पर्सन हो जाएगा। तो गोया हम जहां अभी नैब को रो रहे हैं, हुकूमत नैब का एक परदादा कानून लेकर आ रही है जिसमें 6 महीने के लिए लोगों को गायब किया जा सकेगा। तो ये भी हमें बड़ी तशवीश है। जब हमने हुकूमत से ये पूछा कि क्या फैटिफ ने इस किस्म की फैशिस्ट सजाएं तजवीज दी हैं, तो हुकूमत के पास कोई जवाब नहीं था और वो इस बात को तकरीबन तस्लीम किया उन्होंने कि ये हुकूमत की अपनी इख्तरा है कि जो वो फैटिफ के नाम पे कवानीन के अंदर डाल रही है। तो ये भी हमारे पेश नजर है कि ऐसे मजीद काले कानून ना आ जाएं। तो एहसन इकबाल साहब, ये तो बड़ी आपने अच्छी बात की कि कहीं ऐसा काला कानून ना आ जाए, लेकिन ये बताइए कि अगर जैसे आप बुनियादी एतराज़ अगर नैब पर हम देखें तो वो एक ही उठता है कि 90 दिन का रिमांड और ज़मानत कोर्ट से ना होना, यानी एहतसाब अदालत से ना होना। अगर सिर्फ मामले को यहीं तक महदूद रखा जाए कि रिमांड कम कर दिया जाए और एहतसाब अदालत जो है वो ज़मानत ले ले अगर ज़रूरत पड़े तो आपके ख्याल में ये कानून मौजू नहीं हो जाएगा? फिर हमारा एहतसाबी अमल भी चलता रहेगा, इदारा भी बच जाएगा। हबीब साहब, उसमें ये सिर्फ 2 चीज़ें नहीं हैं, बल्कि नैब के अंदर जो प्रोसीजर्स हैं और जो डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं वो असल में बहुत ज़्यादा दी गई हैं चेयरमैन नैब को और ये उनकी डिस्क्रिप्शन है कि वो किसका अरेस्ट वारंट इशू करते हैं, किसका नहीं करते। कोई इसके ऊपर कानून नहीं है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है। आपने देखा कि कई लोगों को मुझ समेत इंक्वायरी में अभी मामलात कोई आए नहीं, गवाहियां सामने कुछ नहीं है, बिल्कुल शुरू में गिरफ्तार कर लिया गया। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके खिलाफ रेफरेंस भी दायर हो गए हैं और उनको तब भी गिरफ्तार नहीं किया गया। इस पर तो अदालत ने भी एतराज उठाया। जी हाँ, तो ये जो एहसन इकबाल साहब आप जैसे बेहतर समझते हैं कि जो कानून आपने एहतसाब के अमल का बनाया था, एहतसाब ब्यूरो वाला, उसके ऊपर भी उस वक्त की ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज, उसके बाद की पार्टीज तनकीद करती रहीं। नैब के कानून, इस करंट नैब के कानून के ऊपर भी तकरीबन जब ऑपोजिशन में हुआ वो उसके ऊपर तनकीद करता रहा। सर, आपकी पॉलिटिकल पार्टी के इस बात से तो एग्री करती होगी, आप ऐसे सियासतदान भी इस बात से एग्री करते होंगे कि एहतसाब का कोई अमल होना चाहिए इस मुल्क में। तो क्या आपकी पार्टी के पास कोई अल्टरनेटिव कानून है? क्या आप प्रपोज करेंगे कि हमने ये कानून ड्राफ्ट लिखा है, ये बिल्कुल दुरुस्त है, इसके ऊपर हम बात करना चाहते हैं, ये अल्टरनेटिव है नैब का? हमने इस हवाले से हुकूमत को तकरीबन 1 साल पहले अपनी मुतबादिल तजावीज दी थी कि हमें नैब के कानून में इन प्रोविजंस पर एतराज है और इनको अगर आप दुरुस्त कर दें तो ये आइन और कानून से हम आहंग हो जाएंगी। तो हुकूमत को हमारी तजावीज तकरीबन 1 साल से ज्यादा अरसा हो गया है उनके पास खड़ी हुई थी। सर आइन और कानून तो सर सॉरी
जी जी अभी साहब, अगर आप जी। कोई इंसान 50 बंदों को जाके कत्ल कर देता है तो कानून के अंदर उसका 14 दिन का रिमांड है। और बिल्कुल अगर आप नैब के कानून में किसी को नाहक झूठे इल्जाम के ऊपर पकड़ लेते हैं तो 90 दिन के लिए आप बुक हो जाते हैं। जी अब आप मुझे ये बताइए कि ख्वाजा साद रफीक और उनके भाई के 16 महीने का कौन हिसाब देगा? इसी तरह राजा कमरुल इस्लाम, हाफिज दोमान, मिफ्ता इस्माइल, शाहिद खाकान अब्बासी। एहसन इकबाल साहब, आपको नहीं लगता कि ये मामला दरअसल अफराद से जुड़ा हुआ है, यानी किसी फर्द ने अपनी डिस्क्रिशन सही इस्तेमाल नहीं की, तो बजाय इसके कानून बदलने के आइंदा अफराद की जो क्वालिटी ऑफ पीपल बेहतर कर ली जाए? सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में वादे तौर पे लिखा है नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और किया जाता रहा है। तो इसके डीएनए के अंदर एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का मकसद या एक डिजाइन एलिमेंट शामिल किया गया था जब जनरल मुशर्रफ ने इसे बनाया था। और आपने देखा कि इन 20 सालों में नैब ने कोई एक पॉलिटिशियन ऐसा नहीं है जिसको कन्विक्ट कराया हो। पांचवा एक नवाज शरीफ साहब को, जिनको जज अरशद मलिक के हाथों कन्विक्ट कराया गया। तो ये सिर्फ इनका जो पीएचडी है सियासी वफादारियां तब्दील कराने के लिए, लोगों को डराने और धमकाने के लिए और इंतकाम लेने के लिए। एहसन इकबाल साहब, जो सुप्रीम कोर्ट जिस पीरियड की बात कर रही है कि जिस पीरियड के अंदर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जिस टाइम पीरियड के अंदर नैब के थ्रू पॉलिटिकल टिंकरिंग की गई उसके अंदर से 5 साल आपकी हुकूमत थी, बल्कि आपकी हुकूमत पिछले 12 साल के अंदर आपकी ही शायद एक वाहिद हुकूमत थी जिसके पास पार्लियामेंट के अंदर इस तरह की मेजॉरिटी और सपोर्ट हासिल थी कि वो कानून साजी करके इसको चेंज कर सकती थी। पीटीआई ने कोई नई कानून साजी नैब के अंदर नहीं की। एक ऑर्डिनेंस पास किया था जो लैप्स कर चुका है, एक अमेंडमेंट का ऑर्डिनेंस पास किया था जो लैप्स कर चुका है। तो ये वही कानून नहीं सर जो आपकी हुकूमत में काम करता था? अभी साहब बहुत अच्छा किया आपने ये सवाल किया, क्योंकि साद ने किया एहसन इकबाल साहब। अभी ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया, क्योंकि बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल होता है। हम जब 2013 और 18 के दरमियान हुकूमत में थे तो हमारे पास सेनेट में मेजॉरिटी नहीं थी, हम अकेले कानून साजी नहीं कर सकते थे। लिहाजा हमने अपोजिशन के साथ मिलकर एक कमेटी बनाई जिसमें एहतसाब कानून की तमाम चीजें शामिल की गई। लेकिन जब पनामा केस का ड्रामा शुरू हुआ तो पीटीआई उन तरामीम से बैकआउट कर गई। अब देखिए, अगर कोई भी कानून हम अगर पीपल्स पार्टी के साथ भी बिलफर्ज मिलकर पास करा लेते और उसमें कंसेंसस ना होता तो ये कहा जाता कि शायद ये दो बड़ी जमातें अपनी करप्शन छुपाने के लिए एहतसाब के निजाम को बदल रही हैं। तो जब तक नेशनल कंसेंसस न होता, तमाम जमातें आपके साथ शामिल ना हो, आप एहतसाब के कानून को बदल नहीं सकते। ठीक है, बहुत शुक्रिया। एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। हबीब साहब, आपको क्या लगता है अपोजिशन और हुकूमत किसी एक पॉइंट पर या चंद निकात पर इकट्ठी हो पाएंगी तरमीम के हवाले से? देखिए, उसकी वजह नैब जो इस वक्त अपनी मुसीबत में आया हुआ है ना, या नैब के इदारे के ऊपर जो क्वेश्चन मार्क उठे हैं वो दरअसल कानून की वजह से नहीं, वो रवैये की वजह से उठे हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये हो जाता है कि आप किसी को जो इख्तियार देते हैं वो ये समझता है कि उसके पास इख्तियार लामुतना ही है और लामुतना ही वक्त के लिए है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में, मैं जो सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले का एहसन इकबाल साहब भी हवाला दे रहे थे, मैं उसके बारे में अर्ज़ करूं कि उसके ऊपर मेरा थोड़ा सा एक मुद्दबाना सा एतराज़ ये है कि उसमें ज़मानत के फैसले पर मेरिट बड़ी डिटेल से डिस्कस कर लिए गए हैं। आम तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में और हाई कोर्ट के फैसलों में इस तरह मेरिट्स डिस्कस नहीं होते। सही। दूसरी बात यह है कि उसमें अहम तरीन हिस्सा उसका दूसरा है जो अखबारात में और टीवी पर नहीं आया, वो ये है कि किसी शख्स को गिरफ्तार करने से पहले गिरफ्तार करने वाली अथॉरिटी को क्या देखना है, क्या सोचना है। एसएचओ, आप एसएचओ के पास चले जाएं, उसे कहें जी मेरा किसी ने कोई छोटा सा फलां मुझे लगता है इल्जाम, फलां किसी भी बंदे पे इल्जाम लगा दो, उसको टाक ले जी गिरफ्तार कर लो। जब ये रवैया आपकी पूरी रियासत के बड़े बड़े इदारों में आएगा तो फिर उसके ऊपर उंगलियां भी उठेंगी और सवाल भी उठेंगे। लास्ट ही मैं कर्ज करूं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, ये माशाल्लाह इसने पहले भी एक एहतसाब बनाया था
پشاور میں برباد کیا 840 ملین روپیہ. احتساب نے جب سے میں نے دیکھا ہے کہ جب سے احتساب کے چیئرمین نے یہ کہا نا ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے, اس وقت سے پی ٹی آئی کے پیروں کے نیچے یا تو آگ لگی ہے یا ریت کھسک رہی ہے. تو یہ چاہ رہے ہیں جلد از جلد اس سے جان چھڑوا لی جائے, کیونکہ جان چھڑوانے کے لیے ضروری ہے فیصل وارڈا کی پراپرٹی کا حساب نہ ہو, غلام سرور خان صاحب سے سوال نہ ہوں, اور بہت سارے لوگ ہیں جن سے سوالات نہ ہوں. تو لہٰذا ان کے لیے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ فوری طور پہ اتفاق رائے کیا. سعد, اب تو عدالت بھی نیب کی کارکردگی پر سوال اٹھا رہی ہے, اعتراض کر رہی ہے. وہ کہتے کہ جناب بدعنوانی کے مقدمات میں فیصلوں کا تاخیر کا آغاز ہی نیب کے دفتر سے ہوتا ہے. دیکھیے عدالت کی آبزرویشنز بڑی کریکٹ ہیں. میں عدالت کی آبزرویشنز کے اوپر بات کرنے سے پہلے میں ایک بات کرتا چلوں کہ جو لوگ پی ٹی آئی کے اندر اپنے پرسنل مفادات اور ایسٹس اور دیگر اکاؤنٹیبلٹی کی وجہ سے نیب کے قانون کو بدل دینے یا نیب کے ادارے کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں, وہ اس خط سے پیچھے کھڑے ہیں جس خط سے پیچھے وہ اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز کے اندر وہ لوگ کھڑے ہیں جن کو پی ٹی آئی چور چور کہتی ہے یا ڈاکو ڈاکو کہتی ہے. یہ اس تفریق کے اندر پی ٹی آئی کے بھی بہت سے لوگ اس تفریق کے اندر اپوزیشن کے ساتھ کھڑے ہیں, یہ بات درست ہے اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے. اب میں ذرا گزارش کروں کہ پچھلے 15 سال کے اندر تقریباً 2004 کے بعد سے جب اسفد یار ولی خان کیس سپریم کورٹ کے اندر 2001 سے آنورڈ جب ڈیسائیڈ ہوا, اس کے بعد سے پچھلے 15 سال کے اندر سپریم کورٹ کی 2 میجر ہیں. ویسے تو بہت سی ججمنٹس ہیں جس پہ نیب پہ بات ہوئی, جس کے اندر نیب کی کارکردگی پہ اور نیب کے قوانین پہ بات ہوئی, لیکن 2 میجر ججمنٹس ہیں جس پہ نیب کی کارکردگی اور نیب کس چیزوں کے لیے استعمال کیا گیا, وہ پچھلے 10-15 سال کے اندر 2 میجر ججمنٹس ہیں. جی, ایک پینما, اور حبیب صاحب بھی اس بات کو ریکگنائز کریں گے اور جس نے پینما کی ججمنٹ پڑھی ہے وہ یہ بات ریکگنائز کرے گا کہ 5 جج صاحبان نے پینما کی ججمنٹ میں نیب کے کانڈکٹ کے اوپر لکھا اور اس طرح کی باتیں لکھی کہ پلیز یہ بتائیں کہ اس وقت میری کیا رائے تھی, پلیز یہ بتائیں. میں ذرا قانون واضح, ایک سیکنڈ جی. سپریم کورٹ نے بار بار کہا کہ قمر زمان چودھری صاحب جو اس وقت کے نیب کے چیئرمین تھے, ان جیسے اور دیگر لوگوں کو لگا کے نیب کو غیر فعال بنا دیا گیا. یہ وہ نیب تھی جو کہ جس کی کیا مجال تھی کہ زرداری صاحب سے سوال پوچھ لے, جس کے ناخن کاٹنے کے لیے نواز شریف صاحب نے بات کی. سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ نیب کا ادارہ تو بالکل ہی سیاست کے نیچے آ کے کوئی کام نہیں کر رہا اور اس کو فعال بنانا چاہیے. وہ ایک ججمنٹ تھی. بائی دی وے, جب وہ ویسا ادارہ تھا تو پی ایم ایل این کی طرف سے کوئی شکایت نہیں تھی نیب کے خلاف, پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی شکایت نہیں تھی نیب کے خلاف. نیب کے گن بلکہ وہ حکومتیں گاتی تھیں کہ دیکھیں جی ہمارے تو میٹرز نیب میں اور نیب بڑی صاف شفاف انویسٹیگیشن کر رہا ہے. سپریم کورٹ نے کہا کہ نیب نہیں کر رہا, بالکل ہی ختم ہو چکا ادارہ. اب اپوزٹ اینڈ آف دا اسپیکٹرم پہ آ جائیں تو یہ ججمنٹ کہتی ہے کہ نیب اتنا زیادہ ایک ہائپر ایکٹیو ادارہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو بھی جو گرفتار نہیں ہونے چاہیے, جن کے خلاف شواہد موجود نہیں ہیں, ان کو گرفتار کر لیتا ہے. اور اس دونوں کے درمیان میں ہمیں کا وقت ہے بریک کے جانا بھی, ہمیں بریک سے واپس آئیں گے تو مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. آج کل سوشل میڈیا پر پابندی لگائی بھی جا رہی ہے اور مزید پلیٹ فارم پر پابندی لگانے کا اندیا بھی دیا جا رہا ہے. پی ٹی اے نے پب جی کو بین کیا, لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی اے کا فیصلہ کالعدم قرار دیا اور کہا کہ پب جی کو بحال کیا جائے. اسی طرح سے یوٹیوب کو بھی بند کرنے کا اندیا دیا گیا ہے. اسی ساری صورتحال پر بات کریں گے. حبیب صاحب, کیا آزادی اظہار رائے کا غلط استعمال ہو رہا ہے, ان پر پابندی لگنا درست ہے یا پھر اس کا کوئی اور بھی حل ہو سکتا ہے؟ آزادی اظہار رائے کا کبھی غلط استعمال نہیں ہوتا. یہ ایسا حق ہے جو لا ينفق ہے, کسی بھی شخص کے ساتھ وہ پیدا ہوتا ہے. تو لہٰذا آزادی اظہار کے غلط استعمال کہنا, یہ دراصل پاکستان میں جسے کولونائزیشن آف نالج کہتے ہیں, یہ وہ ٹرم ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آزادی اظہار جو ہے وہ غلط استعمال ہو سکتی ہے. آزادی اظہار نہ غلط ہوتی ہے نہ ٹھیک ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو پب جی پر فیصلہ ہے نا, یہ پی ٹی اے کی طرف سے لگایا گیا, میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے دراصل واٹر ٹیسٹنگ کی ہے. یہ پب جی گیم کا کوئی اتنی امپورٹنس نہیں ہے. دراصل فیصلہ یہ ہونا ہے کہ اس سے آگے بڑھا کر آپ یہ پہلے ایک چھوٹی سی کڑوی گولی دے رہے ہیں تاکہ اس کے بعد کڑوا گولا آپ کو دیا جائے کہ آپ کے جتنے پلیٹ فارمز ہیں ان کو بند کر دیا جائے. آزادی اظہار رائے کو روکنا
اس کو ایک پولیٹیکل سلوگن بنانا اور اس کو سیاسی تحرک اور سیاسی سپورٹ فراہم کرنا، یہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف وہ واحد جماعت ہے جو اس میڈیا کو نہ صرف ریگولیٹ کرنے کی بات کرتی ہے بلکہ اس پہ پابندی لگانے کے لیے بھی کوششیں شروع کر دیتی ہے۔ ریگولیٹ کرنا ٹھیک ہے؟ نہیں، ریگولیٹ دیکھیے میں تو بہت سارے ریگولیشنز کو بھی غلط سمجھتا ہوں۔ اس کے بعد آپ آ جائیں، دیکھیے یہ جو پب جی ہے، یہ پب جی اچانک جن لوگوں کے پیٹ میں مروڑ اٹھا ہے کہ جی پاکستان ترقی نہیں کر رہا، نوجوان خراب ہو رہے ہیں، تو پہلے جو پاکستان کا حال آپ لوگوں نے کیا ہوا ہے وہ پب جی کی وجہ سے کیا تھا یا وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے کیا تھا؟ اصل بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا نے پاکستان میں آ کر لوگوں کو اتنا حوصلہ دیا کہ لوگ ہر قسم کا سوال اٹھا دیں۔ صحیح۔ میرے جیسے لوگ بڑے بڑے جوان جہاں بڑے بڑے جو دانشور ہیں جو اخبار میں سوال نہیں اٹھا سکتے، یہاں بیٹھ کے نہیں اٹھا سکتے، وہ سوشل میڈیا پہ اٹھاتے ہیں۔ اور یہ جو ایک سیکنڈ اور یہ جو بعض لوگوں کے دل میں خیال آ رہا ہے نا، جو بیٹھ کے کہتے ہیں جی یہ پاکستان میں ہر کوئی سوشل میڈیا پہ چاچا ماما بنا ہوا ہے، تو بھائی ہم 22 کروڑ چاچے مامے ہیں اس ملک کے، اور اگر آپ نے ہمارے سوال کا جواب نہ دیا تو ہم آپ کو بھی چاچا ماما نہیں رہنے دیں گے۔ ٹھیک ہے سعد، یہی حال ہے کہ سوشل میڈیا کو بند کر دیا جائے؟ دیکھیے میں سوشل میڈیا کو بند کرنے کی ہے یا سوشل میڈیا کے ساتھ ساتھ جو کنیکٹڈ پلیٹ فارمز ہیں جس میں یوٹیوب اور دیگر چیزیں ہیں، میں ان کو بند کرنے کے بالکل بھی حق میں نہیں ہوں، لیکن میں تھوڑی سی تاریخ پہ اس کی ہلکی سی وضاحت کرتا چلوں کہ یہ کوئی پی ٹی آئی اسپیسیفک بات نہیں ہے۔ یاد ہوگا ہمیں کہ جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تھی تو رحمان ملک صاحب نے اس وقت کے پریزیڈنٹ زرداری صاحب کے خلاف جو بھیجنے کے اوپر واٹس ایپ کے اوپر بھی پابندی لگانے کی انٹروڈکشن کی، جو بعد میں پاس نہیں ہو سکی۔ جب نون لیگ کی گورنمنٹ تھی تو تقریباً 1.5-2 سال یوٹیوب اس وقت بند رہی۔ اب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے اندر پھر سے بات ہو رہی ہے، جو پاور بھی جو پولیٹیکل پارٹی بھی پاور میں آ جاتی ہے، صرف پاکستان میں نہیں ساری دنیا کے اندر جو بھی پاور میں آ جاتا ہے، انسان کی تاریخ یہ کہتی ہے کہ وہ باقی لوگوں کی بات کرنے سے، اسپیچ سے، تنقید کو ہمیشہ ریزسٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے پاس موجود تمام حربے استعمال کرتا ہے کہ کیوں نہ قانون بنا دیا جائے، کیوں نہ بند کر دیا جائے، کیوں نہ دیگر قدغنیں لگا دی جائیں۔ یہ آج پی ٹی آئی ہے، کل کو کسی اور کی گورنمنٹ ہوگی تو وہ بھی، پرسوں کسی اور کی گورنمنٹ ہوگی تو وہ بھی، جو شخص بھی پاور میں آئے گا وہ تنقید کو ریپریس کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتا رہے گا، اور ہمارا کام ہے کہ ہم اس کے ساتھ کھڑے رہیں اور آزادی رائے کو محفوظ رکھیں۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت دیجیے، کل آپ سے ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد۔ Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.